प्रधानमंत्री मोदी जो सम्मान दे रहे हैं वो इस देश के प्रधानमंत्री को सम्मान दे रहे हैं कि एक आदमी जो 10 साल इस देश की प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पे बैठा। कि मनमोहन सिंह एक भले आदमी थे, इसको कोई नकार नहीं सकता, लेकिन मनमोहन सिंह बहुत कायर व्यक्ति थे। यानी देश का पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस कार्यालय के बाहर सड़क पर अपमानित होता रहा। तो ये तो अपने आप बता देता है कि देश के प्रति लगाओ, देश की अर्थव्यवस्था के प्रति लगाओ और देश के प्रति चिंता, ये बताता। और दूसरा सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर नरसिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे, ये तो कल रात हम लोग जब लाइव में थे तो उसी समय चर्चा हुई थी, लेकिन उनके मृत्यु के 24 घंटे के अभी बीते हैं, अभी उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, अगले दिन होना है। लेकिन कई तरह की चीजें एकदम से अबुझ पहेली एक गुत्थी की तरह सुलझ गई है कि मनमोहन सिंह क्या थे। कुछ लोग उन्हें रिजर्व बैंक के गवर्नर से लेकर के भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार से लेकर के देश के वित्त मंत्री तक के दौर को कहते हैं कि नरसिम्हा राव की सरकार के दौर में पूरी आर्थिक सुधार की क्रांति उन्होंने ही की। बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने क्या कुछ किया, इसकी चर्चा उस कम होती है, उसकी ज्यादा होती है। उस सरकार के दौरान उन्होंने एक रिमोट कंट्रोल कहा गया कि सोनिया अपने रिमोट से चलाती थी। कई बार कांग्रेस के जानकार कहते हैं कि ये गलत बात है, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें जो है वो तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि सचमुच मनमोहन सिंह उससे ज्यादा कुछ थे नहीं। कैसे राहुल गांधी जैसा एक सामान्य व्यक्ति जो पार्टी उपाध्यक्ष था, सरकार के अध्यादेश को प्रेस क्लब में फाड़ करके डस्टबिन में फेंक देता है, तो याद आता है कि संजय गांधी वाली स्थिति थी। उसके बाद कई चीजें ऐसी सामने आती है, ये तस्वीर अक्सर सामने आती है कि कैसे मनमोहन सिंह का सोनिया गांधी अपमान करती थी, या कांग्रेस में मनमोहन सिंह को कौड़ी का दो माना जाता। देखिए वो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो आई, देश का प्रधानमंत्री को इग्नोर करती हुई चली गई, देखा भी नहीं ये महिला किस कदर अपमान करती थी देश के प्रधानमंत्री का, और कांग्रेस के चमचे खुश होते थे। ये तो एक बड़ा गजब सी तस्वीर है कि प्रधानमंत्री को उस कुर्सी से उठा दिया गया और बढ़िया वाला कुर्सी चूंकि कवर्ड है तो वहां सोनिया गांधी को बैठाया गया। इससे ज्यादा अपमानजनक कुछ हो नहीं सकता। आज ये कांग्रेस कह रही है कि मनमोहन सिंह का सम्मान नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं उतना ही बहुत है, जितना कर रहे हैं उतना ही बहुत है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि अनसुलझी गुत्थी है। और आज अगर आप मनमोहन सिंह की मृत्यु पे उनको कोई श्रद्धांजलि देने का बात है तो उसको दो भागों में देखना पड़ेगा मनीष जी। आज जो मोदी सरकार जो है या स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जो सम्मान दे रहे हैं वो इस देश के प्रधानमंत्री को सम्मान दे रहे हैं कि एक आदमी जो 10 साल इस देश की प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पे बैठा। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से मनमोहन सिंह की बात करिए तो मनमोहन सिंह कतई इस सम्मान के योग्य नहीं है। तो ये बड़ा उलझा हुआ है कि वही आदमी इस देश का प्रधानमंत्री था, तो उसको आप दोनों को अलग करके कैसे देख सकते हैं। लेकिन वो जो जिस कुर्सी पे बैठा था उसका सम्मान है, वो हमेशा होगा, कोई भी बैठे उसके ऊपर। तो वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा तो और लगातार 10 साल बैठा। अन्यथा बहुत से लोग आए चले गए, जैसे आपने कहा वीपी सिंह का कोई जानता भी नहीं कि 26 नवंबर 2008 को उनकी मृत्यु हुई थी, ना कभी कोई याद करता है। वो आए हो गए चले गए। चंद्रशेखर बड़े नेता थे, अच्छे नेता थे, लेकिन उनकी भी पुण्यतिथि किसी को याद नहीं रहती। कुछ लोग उनके जो अनुयायी हैं, समर्थक है, वो उसको जिंदा रखते हैं, लेकिन इस तरह की कोई चर्चा नहीं होती। ये आदमी 10 साल बैठा है और बड़े जिसे कहते हैं संक्रमण काल था उस दौर में बैठा है। तो मनमोहन सिंह को आप इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। और दूसरे हमारे परंपरा है कि वो मृत्यु हो गई उस आदमी की, और ये बात तो हर आदमी कह रहा है, जो उनके आलोचक है वो भी कह रहे हैं, जो समर्थक तो कर छोड़ ही दीजिए। कि मनमोहन सिंह एक भले आदमी थे, इसको कोई नकार नहीं सकता, लेकिन मनमोहन सिंह बहुत कायर व्यक्ति थे, और कोई कायर व्यक्ति किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष नहीं हो सकता। ये पहली शर्त होती है कि उसको साहसी होना चाहिए। बल्कि अगर मैं 2 कदम आगे जाऊं तो ये कहूंगा कि दुस्साहसी होना चाहिए। जो दुस्साहसी होता वही इस देश को नायक बनने लायक होता, वही इस देश की नेतृत्व कर सकता है। और उसमें जो आज की तारीख में जो प्रधानमंत्री हमारे बैठे हैं नरेंद्र मोदी, उनको मैं दुस्साहसी वाली श्रेणी में रखता हूँ मनीष जी। और उनके दुस्साहस में ऐसे नहीं कह रहा, दुस्साहसी का एक उदाहरण देता हूँ और दर्शक उसको समझ जाएंगे कि 8 नवंबर 2016 की तारीख याद करिए, उनको अभी बैठे
प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे केवल 2 साल हुए थे और इतना ऐतिहासिक क्रांतिकारी फैसला कि पूरा देश हिल गया था। और ये तो बहुत साफ है कि उनकी कैबिनेट को भी सब लोगों को नहीं मालूम था, वो अकेले दम पर अकेला फैसला था और इतना बड़ा फैसला कि पूरे देश की करेंसी खत्म कर दी। तो ये दुस्साहस था, ये अपने ऊपर आत्मविश्वास था। लेकिन अगर आप ऐसे बात देखिए तो दुस्साहस था, लेकिन उस दुस्साहस का गजब का सुपरिणाम देश को मिला, सबने देखा है। तो इस टाइप का व्यक्ति ही इस देश का नेतृत्व करने योग्य होता है। आप मनमोहन सिंह को अगर आप वैसे करिए तो मनीष जी एक नहीं बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी कमियां जो उनके खाते में दर्ज है। लेकिन मैं जो सबसे बड़ी कमी मानता हूं उनके कायरता की, उसका उदाहरण देता हूँ। और मेरे ख्याल से दर्शक हमारे उससे सहमत हो जाएंगे कि उससे बड़ी कायरता हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कोई बड़ा फैसला नहीं था, कोई बड़ा दुस्साहस नहीं दिखाना था, केवल अपने बात पे अड़े रहना था। और वो फैसला है मेरे ख्याल से 23 दिसंबर 2004 की तारीख याद करिए कि 23 दिसंबर 2004 को इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहा राव का देहांत हुआ था मनीष जी। और ये सब जानते हैं कि माँ बेटों ने उनकी लाश को बाहर सड़क पर रखा, वो सड़क पर चक्कर लगाती रही और उनकी बॉडी को उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के अंदर नहीं आने दिया। यानी देश का पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस कार्यालय के बाहर सड़क पर अपमानित होता रहा। और ये मनमोहन सिंह की आंखों के सामने हुआ। अरे ये आदमी को उस जगह अड़ जाना चाहिए था, अपनी बात पर डट जाना चाहिए था कि ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, या क्या तुम अपना निजी प्रतिशोध है जो तुम इस देश के प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हो। ये सबसे खास बात है कि नरसिंहा राव तो छोड़ दिए, इस देश के प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे थे। सड़क छाप माँ बेटे, मैं इनको सड़क छाप से बदतर मानता हूं। तो उस समय मनमोहन सिंह ने ना कोई उस समय जुबान खोली ना उसके बाद खोली। उसके बाद किस तरह से नरसिंहा राव की जो मृत शरीर था उसका हैदराबाद तक में अपमान हुआ, बड़ी कहानी है कि अधजली लाश छोड़ के सब लोग चले गए थे। तो मगर उस समय मनमोहन सिंह को बोला, और क्यों बोलना चाहिए था दर्शक इसको भी समझ लें कि केवल वो प्रधानमंत्री नहीं थे इस देश के, इस मनमोहन सिंह को नया जीवन देने वाले वो थे। और इस मनमोहन सिंह पर आंख बंद करके वो विश्वास करने वाले थे। अगर नरसिंहा राव ने इसको वित्त मंत्री ना बनाया होता तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि 2004 में ये देश का प्रधानमंत्री बना होता। और उस समय मनीष जी जो अब आ रही चीजें खुलकर कि उस समय नरसिंहा राव की पहली पसंद ये आदमी नहीं था। नरसिंहा राव ने उस समय जो इससे पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उनसे बात की थी और उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी कुछ ऐसी पारिवारिक स्थितियां हैं, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, अपना घर नहीं छोड़। मैं देखिए नाम भूल रहा हूँ, दर्शक को तो याद दिला देंगे कि वो उस आदमी को बनाना चाहते, जब वो नहीं मिला तब इनको फोन किया। और जरा इनकी भी जागरूकता बता देता हूँ मनीष जी कि ये रिजर्व बैंक के गवर्नर से रिटायर होने के बाद इनको चंद्रशेखर ने अपना एडवाइजर बनाया था। ये जो 4 महीने की सरकार थी जिसमें देश का सोना गिरवी रखा गया था, उसमें ये एडवाइजर थे। और उतनी मतलब देश का सोना गिरवी रख दिया गया। उसके बाद सरकार गिर गई, नया चुनाव हुए और नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया। और जब बताया जाता है कि जब नरसिंहा राव ने इनसे संपर्क साधा और दिन में फोन किया तो पता चला कि मनमोहन सिंह सो रहे हैं। ये कितना बड़ा अर्थशास्त्री था ये व्यक्ति। आज अगर आप मैं बड़ी क्रूरता के साथ इनका विश्लेषण कर रहा हूं और बड़ी उन चीजों से बहुत टेक्निकल नहीं जा रहा हूं कि जो आदमी एक प्रधानमंत्री पद का एडवाइजर रहा हो और वो प्रधानमंत्री सोना गिरवी रख के आया हो और देश का सोना गिरवी रखा हो और वो आदमी दिन में सो रहा था, तो कितनी चिंता देश की थी, कितनी चिंता देश की अर्थव्यवस्था की थी, ये आप समझ लीजिए कि वो तो किस्सा बड़ा जाहिर है, कई लोगों ने पढ़ा होगा, आज अखबारों में छपा है कि नरसिंहा राव ने जब वो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उनको छोड़ दिया। ये क्या है, हाँ ये इसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो आदमी दिन में सो रहा था और वो बड़ी देश के लिए बड़ा चिंतित था, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, तो ये तो अपने आप बता देता है कि देश के प्रति लगाओ, देश की अर्थव्यवस्था के प्रति लगाओ और देश के प्रति चिंता, ये बताता। और दूसरे कृतज्ञता, ये शायद मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं कि इतना कृतज्ञ तो कोई आदमी हो ही नहीं सकता। तुम रिटायर होकर घर में सो रहे थे, तुमको बुलाकर वित्त मंत्री बनाया और पूरा बोझ अपने ऊपर ले लिया था कि तुम लागू करो, सारा ब्लेम मैं लूंगा। और गाली उस समय नरसिंहा राव ही खाते थे। और कैसी गाली खाते थे जरा इसको भी समझिए मनीष जी कि जो पहला बजट इन्होंने प्रस्तुत किया था
उस बजट की धज्जियां उड़ा दी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन के अंदर, और इतनी बुरी तरह से धज्जियां उड़ाई थी कि ये झेल नहीं पाया ये व्यक्ति। मैं कायर जो कह रहा हूँ तो कायर अपने कारणों से बता रहा हूँ, जितने बताता कहीं हो जिनको ऑब्जेक्शन हो मैं कमेंट कर दीजिएगा कि पहले बजट में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा वक्ता, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा राजनेता, उसने धज्जियां उड़ा दी। तो ये चले गए इस्तीफा देने कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो नरसिंहा राव ने अटल जी को फोन किया और अटल जी को बुलाया कि यार ये तो इस्तीफा देने लगा। तो अटल जी स्वयं इसके घर गए थे कि भाई ये राजनीति की बातें है, सदन के अंदर मैंने जो कुछ कहा उसका इतना बड़ा दिल पे मत लो, तुम इसको चलाओ, ये मैं तुम्हारा इस्तीफा नहीं मांग रहा था। तो जो आदमी इतने से झटके से इस्तीफा देने तैयार हो गया, तो सोच लीजिए कितना साहसी है, कितना दुस्साहसी ये आप कह सकते हैं। दुस्साहस का मैंने आपको बताया उदाहरण कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया कि दुस्साहस होता क्या है। और ये तो मैंने आपको नोटबंदी का गिराया, उसके अलावा पुलवामा में जो पाकिस्तान के अंदर घुस के जो हमारे एयर स्ट्राइक हुई, वो दुस्साहस था, कोई सोच नहीं सकता था। और उसमें उसमें भी सरदार जी आपको बिल्कुल एकदम बराबर से तुलना कर लीजिए कि 2008 का जो बंबई हमला है, उसके बाद अब एक नहीं कई उदाहरण सामने आ चुके कि सेना जाकर एक पैर पे खड़ी थी कि हमको आदेश दो और हम घर में घुसकर मारेंगे पाकिस्तान को, लेकिन ये नहीं दे पाए। क्यों? हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं था। जो वो दुस्साहस चाहिए नरेंद्र मोदी जैसा। तो ये मैंने आपको शुरुआत से बताया कि एक अटल जी के एक भाषण में इस्तीफा मनमोहन सिंह का तैयार था। तो ये तो आपको मैं इनकी व्यक्तिगत बता रहा हूं। और जरा बिल्कुल, दूसरा, ये कायर होना, एहसान फरामोश होना, ये तमाम चीजें हैं जिसको देश को जानना चाहिए। इन तमाम चीजों को इन्हें विनम्र श्रद्धांजलि के साथ इनके चमचे बेलचे एक बात कहते हैं, तो मुझे लगता है कि कहते हैं कि मनमोहन सिंह से एक बार पूछा गया कि आपको नरसिम्हा राव ने बनाया, आप नरसिम्हा राव के दौर में, आप नरसिम्हा राव जब हटे तो आप फिर जब केसरी आए तो आप केसरी के वफादार बन गए, फिर केसरी को जब धक्के मार के हटाया गया तो आप केसरी को छोड़ करके सोनिया गांधी के वफादार बन गए, तो आप थे क्या? खलियारों ने पूछ, तो उसने कहा नहीं, मैं किसी व्यक्ति का वफादार नहीं था, मैं पार्टी का वफादार था। अरे मनीष जी, फिर वही वाली बात आ जाती है कि पार्टी ज्वाइन कब की थी तुमने, और पार्टी तुमको ज्वाइन किसने कराई थी? इस आदमी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। ये चंद्रशेखर का ये एडवाइजर था ये आदमी जो, और चंद्रशेखर, मैंने कहा चंद्रशेखर का एडवाइजर तब थे जब सोना गिरवी रख दिया गया था इस देश का। और ये मतलब मनीष जी क्या कहूं कि वो आदमी चला गया कि 91 में जब सोना गिरवी रखा गया तब ये आर्थिक आर्थिक सलाहकार थे उस प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के। और 2013 28 अगस्त, तो मैं तारीख बता रहा हूँ, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा कि 28 अगस्त 2013 को फिर इस देश का सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। कितना बड़े अर्थशास्त्री थे इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि पूरा कि आनंद शर्मा ने बाकायदे बयान दिया था कि इस जो आर्थिक संकट में हम फंस गए हैं, इससे उबरने के लिए हमको सोना गिरवी रख देना चाहिए। और तब बाद में वो जो हल्ला मच गया आनंद शर्मा के बयान पर, पूरे देश में थू थू होने लगी कि 10 साल शासन करने के बाद ये सोना गिरवी रखने जा रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने एक निकाला बॉन्ड निकाला एनआरआई के लिए, और उस बॉन्ड के जरिए $25 बिलियन की इन्होंने कर्जा लिया था। और वो $25 बिलियन बाद में, ये तो इन्होंने अगस्त में हुआ और दिसंबर तक इन्होंने कर्जा किसी तरह लेके डॉलर को कंट्रोल किया और अपनी कमी को पूरा किया। और वो कर्जा 3 साल तक चुकाया नरेंद्र मोदी ने। तो $25 बिलियन वो, और उसके बाद $5-6 बिलियन इन्होंने और लिया था। ये $32 बिलियन नरेंद्र मोदी के खोपड़ी पे ला के गए थे। ये इतने बड़े अर्थशास्त्री थे कि 10 साल शासन करने के बाद इन्होंने ये किया। केवल एक चीज है जो कल जिसको मनीष जी भी कल कह रहे थे और मैं भी उससे सहमत हूं, और उसके पीछे चाहे कायरता उसका कारण हो कि एक मैं कह रहा हूं कि ये भला आदमी था, इसने किसी का नुकसान नहीं किया, और दूसरे विश्वसनीय। हालांकि विश्वसनीय मैंने कहा कायरता है क्योंकि माँ बेटे का इतना जलवा था, इतना तहलका था कि खुलकर विरोध कर नहीं सकते थे। अन्यथा अगर विश्वसनीय होता तो कम से कम नरसिंहा राव के अंतिम समय में तो दगा न किया होता, लेकिन उस समय साथ छोड़ दिया था इस व्यक्ति ने, क्योंकि वो मर चुके थे, कोई डर नहीं था। लेकिन माँ बेटे का डर था। और मगर यह है कि आखिरी के 5 साल जो है माँ बेटे को इसने सत्ता से दूर रखने में, उसमें मनमोहन सिंह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इनको सत्ता की लूट उस तरह से नहीं करने दी।
और इसीलिए 2009 से 2014 का जो ये वो है, उस समय कोई भी इस तरह का घोटाला नहीं आया जैसा 2004 से 2009 के दौरान आया। और उसका भी कारण मेरे ख्याल से संभवतः यह है कि उस समय मनीष जी, नाम का ये आदमी प्रधानमंत्री था, लेकिन अगर आपको ध्यान होगा, आप तो उस समय एक्टिव थे, कि देश की सरकार का अगर सबसे प्रमुख आदमी कोई था तो वो तो अर्जुन सिंह था। वो अर्जुन सिंह था। अब उसके आगे प्रणब मुखर्जी भी बौने थे, और चिदम्बरम की तो कोई औकात नहीं थी उसके आगे। वो आदमी अलग अपना डंडा लेके चलता था। तो वो पहला जो कार्यकाल है वो तो पूरा जाता है अर्जुन सिंह के नाम। और अर्जुन सिंह को अंदर ये कसक थी कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सका, तो वो अपना और इर्द गिर्द करके उस तरह की बातें करता था जैसे एक मनमोहन सिंह के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है, और वो तो बाकायदे वीडियो है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि वो मनमोहन सिंह के मन की बात नहीं थी, मनमोहन सिंह ने अपने मन से नहीं कही थी, मनमोहन सिंह से वो बात कहलवाई गई थी। और उसको कहलवाने का सबसे बड़ा अगर कोई अपराधी है तो वो अर्जुन सिंह था, कि वो जो है कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये बात मनमोहन सिंह से कहलवाई गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री के मुंह से कहलवाना एक अलग उसका महत्व हो जाता है। तो मगर फिर वही बात आ जाती, कायरता, कि मनमोहन सिंह इस बात को मना नहीं कर सके। लेकिन अगर वो मनमोहन सिंह के मन की बात होती, मनमोहन सिंह की जिद की होती, तो मनमोहन सिंह ने उस बात को कई बार दोहराया होता। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। वो एक ही मौका आया, लेकिन वो कह दिया गया, मुसलमानों के सामने खिलौना फेंक दिया गया कि इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। लेकिन वो मुसलमानों खिलौना काम आया कि नहीं आया, लेकिन हाँ, कांग्रेस के कफन में कील जरूर गाड़ गया वो। बिल्कुल। और आज जब मैं देख रहा हूं कि खलिहरों का गैंग, जब हमने एक आज तस्वीर डाली थी कि कैसे फर्क है उसकी सादगी में, जैसे कि मनमोहन सिंह के बारे में कहा था कुछ सादगी वाले थे, इतने बड़े अधिकारी, रिजर्व बैंक के गवर्नर होने के बाद भी वो कितने सादगी में रहते थे। लेकिन दूसरी तरफ लालू जैसे लोग हैं जिनकी कई सारी तस्वीरें आती हैं, तो लालू भक्त के सामने आ गए कि आप तो श्रद्धांजलि आज दे दीजिए कम से कम। और उसके बाद चर्चा आज ये होने लगी कि डबल स्टैंडर्ड, यदि मोदी सम्मान ना करते तो अलग बात होती, आज थोड़ा सम्मान भी कर दिया प्रधानमंत्री ने, क्योंकि वो देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, तो कहने लगा कि इसी प्रधानमंत्री को आप लोग अपमानित करते थे। लेकिन मोदी ने आज नहीं किया। मोदी की तो ये बातें आपने साझा किया है, उस समय जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब अपने प्रधानमंत्री के लिए किस कदर चिंतित थे। जो नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो, और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता, हिंदुस्तान का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में हम 125 करोड़ एक हैं, वयम पंचाधिकम शतम। हमारे प्रधानमंत्री का अपमान यह देश सहन नहीं करेगा। ये तो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि नवाज शरीफ ने अपमान किया, लेकिन हम तो सर वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि अपमान तो सोनिया गांधी कर रही थी, अपमान तो राहुल गांधी करते थे। ये तस्वीरें एक बार फिर से इसको दिखाने की जरूरत है। आज ये कांग्रेस कह रही है कि नेहरू, मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं हो रहा है, उनका कहां उनकी अंतिम स्थिति होगी। देखिए, प्रधानमंत्री को उठा करके एक महिला को, जो भारत के प्रधानमंत्री के सामने कुछ नहीं है, उसे कुर्सी दी जाती है। ये बेशर्म महिला को सब उसी से मना करना चाहिए था। इतना ही नहीं है, कई सारी तस्वीरें, ये तस्वीर तो बहुत वायरल होती रही कि देश के प्रधानमंत्री का किस कदर, देखिए अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं, देखिए ये प्रणाम कर रहे हैं सोनिया गांधी को, सोनिया गांधी उधर देख ही नहीं रहे। ये ना जाने कितनी ऐसी तस्वीरें हैं। ये तो दोगलापन दिख रहा है। कांग्रेस के खलिहर लतिहर भी आज बड़े मनमोहन भक्त हो गए हैं।
नहीं मनीष जी, मैं पहले जो नरेंद्र मोदी का वीडियो था, जरा उस वीडियो को समझिए कि जिस समय ये घटना हुई थी वो उस समय हम लोग तो बहुत एक्टिव थे कि नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से कहा कि नवाज शरीफ, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह रहे हो। अपमान से तक तिलमिलाए हुए थे। लेकिन मैं कहूंगा पूरा आप ढूंढ डालिए, पूरा इंटरनेट ढूंढ डालिए कि वो उस अपमान पर कांग्रेस का कोई नेता आधा शब्द नहीं बोला था कि ये कैसे किस तरह से कैसे हिम्मत पड़ गई नवाज शरीफ की। तो ये कांग्रेसी खुद जब सम्मान नहीं करते थे इस देश के प्रधानमंत्री का, तो उनको कोई चिंता ही नहीं थी कि पाकिस्तान में क्या कह रहा है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या कह रहा, दुश्मन देश का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है। कम से कम उसको दुश्मन देश का ही समझकर उस पर कोई प्रतिक्रिया दी होती। कोई कांग्रेसी नेता नहीं बोला, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले उसके बाद भी नहीं बोला मनीष जी। सबसे खास बात है कि चलो उससे पहले कह सकते हो कि तो तुमको नहीं मालूम था, जबकि कांग्रेस की सबसे बड़ी चाटुकार, सबसे खास सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट की अगर आप मेंबर कहें तो गलत नहीं होगा, वो बरखा दत्त उससे कहा था नवाज शरीफ ने अमेरिका के अंदर, और उसकी कलाई खोल दी थी। वो जो हामिद मीर, जो दूसरा पाकिस्तान का बहुत बड़ा पत्रकार है, उसने जब वहां से वो लाइव कर रहा था अमेरिका से, तब उसने बताया था कि आज प्रधानमंत्री ने भारतीय सहाफी बरखा दत्त से कहा कि मनमोहन सिंह देहाती औरत की तरह मेरी शिकायतें करते हैं। तो ये चीज बड़ी जगजाहिर थी और उसको तो आगे बताना चाहिए था, और नहीं बताया था। तो उस प्रधानमंत्री मोदी ने जब बात की, उसके बाद कोई बोलते तो कांग्रेसियों को कोई समस्या नहीं थी कि तुम कुछ भी कहो, कि वो इज्जत वो करते ही नहीं थे। वो मनमोहन सिंह को उन्होंने कभी प्रधानमंत्री समझा ही नहीं। जो अभी आपने दो वीडियो दिखाए, वो दोनों इस बात की चीख चीख के गवाही दे रहे हैं कि मतलब प्रधानमंत्री जो छोड़ दीजिए नौकर से बदतर, वो इस समझते थे। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि सारी बातें जो है मनीष जी, उसके बाद कि मनमोहन सिंह को कायदे से यह है, मैं जो इसका कहूं अगर संगार करूं, कि मनमोहन सिंह सब कुछ था, बहुत पढ़े लिखे थे, बड़े भले थे, कायर भी मान लेता हूं। मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं थे, और उस कुर्सी पर बैठाल कर एक तरह से सोनिया गांधी ने बड़ी शातिर चाल चली थी। वो जान रही थी कि ये व्यक्ति इस लायक नहीं है, और अगर इसको हम बैठाल देंगे तो ये एहसानों से दबा रहेगा, कुचला रहेगा, ये कभी हमारे सामने जवान नहीं खोलेगा। और वो बिल्कुल अपने उसमें एकदम खरी उतरी हो कि वो आदमी कभी विरोध करने की हिम्मत ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसको वो चीज मिल गई थी 2004 में जो उसने कभी सपने में नहीं सोची होगी। और ये मैं तो बहुत 10-20 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जिस दिन प्रधानमंत्री घोषित हुआ है, जब तक उसको बताया नहीं गया तब तक भी उसने सोचा नहीं होगा कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। और खासकर कांग्रेस में भी, जिसमें अर्जुन सिंह और प्रणब मुखर्जी जैसे दिग्गज बैठे हुए थे, तो मनमोहन सिंह के दिमाग के पहुंच से बहुत बाहर थी। लेकिन जानबूझकर सोनिया गांधी बड़ी शातिर महिला है, या अब मैं सोनिया गांधी को शातिर महिला नहीं कहूंगा मनीष जी, निश्चित तौर पर कहीं बाहर से संकेत आया था कि तुम इसको चुनो। सोनिया गांधी को मैं इतना अकलमंद नहीं समझता। अब तो बड़ा उसको सोरोज के करेक्शन किस तरह से खुलने सब लोग जान रहे हैं। तो कोई मास्टर बैठा है, वो तो सोनिया को चलाने वाला कोई मास्टर विदेश में बैठा है, कोई बड़ी ताकत है, और उससे आया होगा कि तुम इसको सेलेक्ट करो। ये आदमी कभी विद्रोह नहीं करेगा। जो कल मनीष जी ने कहा था कि ना तो ये जीतन राम मांझी बनेगा, ना ये चंपई सोरेन बनेगा, ये हमेशा तुम्हारा सेवक रहेगा। और जिस तरह से अपमानित प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद होते रहे, तो वो बिल्कुल बात सही कही थी आपने। बिल्कुल, और इसीलिए हम नरसिम्हा राव को याद करते हैं कि उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव सोनिया गांधी की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है, भारत का प्रधानमंत्री नहीं। तो मनमोहन सिंह कुछ भी हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके उन्होंने उस पद की गरिमा को कहीं ना कहीं चोटिल ही किया, यदि उपसंहार करूं तो, कि क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है। और जिस तरह से सोनिया और राहुल पब्लिक मंच पर कैमरे के सामने उन्हें अपमानित करते थे, वो फील होता था कि सोचिए ऑफ कैमरा क्या गत होती होगी, ये बस कल्पना की जा सकती है। नहीं, बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं थे, चाहे वो 26/11 हमले का मामला हो, और चाहे वो समझौता एक्सप्रेस पे सरकार का स्टैंड बदलने का मामला हो। ये देश से जुड़े मामले थे, इस पर भी वो आदमी स्टैंड नहीं कर सका। इतना सब होने पर मैं ये नहीं मानता कि वो कोई पाकिस्तान से मिला हुआ था। वो सारा कुछ बैठ के सुपर प्राइम मिनिस्टर थी सोनिया, वही सरकार को चला रही थी। और खासकर जो पहला कालखंड है, दोनों घटनाएं पहले कालखंड की हैं, 2004 से 2009 के बीच, चाहे वो 26/11 का हमला हो,
हेमंत करकरे का किस तरह का रोल है उसके बारे में साध्वी प्रज्ञा बहुत अच्छे से बता चुकी कि इसको हिंदू आतंकवाद के रूप में पूरे हिंदुओं को मर देना है। वो अधेड़ पहले बता चुका था किसी अमेरिकन डिप्लोमेट से, और समझौता एक्सप्रेस के जिस तरह से पकड़ लिए थे हरियाणा पुलिस के लोगों ने, उसके बाद उनको छोड़कर पाकिस्तान कैसे वापस भेज दिया गया, तो बड़ी लंबी कहानी है। इसरात जहां के लिए कैसे यहाँ पे नंगनाच हुआ, तो इन सब चीजों में मनमोहन सिंह की कोई व्यक्तिगत रुचि मैं नहीं मानता, लेकिन मनमोहन सिंह के अंदर कोई रीढ़ थी ही नहीं। जो कहोगे, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे इस शैली में उस आदमी ने शुरुआत के 5 साल चलाए। बाद में कुछ ठीक हुआ, बिल्कुल इन माँ बेटों को ठीक किया, तो आखिरी 5 साल जो है वो जैसे तैसे चले, लेकिन पहले 5 साल जो है वो कतई इस प्रधानमंत्री के पद के योग्य व्यक्ति वो नहीं था।